कोर्ट में करे दाखिल मरकजी सरकार। हुकूमत कोशिश कर रही है हमारी पिटीशन को कमजोर करने की। अकबर लोन हिंदुस्तानी है जिसका हलफ उन्होंने पहले ही लिया है, हिलाल अकबर लोन। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जवाब और मौकिफ को कमजोर दलाइल से किया ताबीर। कहा, दरखास्त गुजारों ने जो दलाइल दिए उम्मीद है उन पर सुप्रीम कोर्ट जरूर फैसला देगी। कहा, 370 की मौजूदगी से ही जम्मू कश्मीर गरीबी से निकल आया था। एंटी करप्शन वीक के पेश नजर सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने मुहिम का किया आगाज। कई अजला में तकारीबात और रैलियों का इनेकाद। करप्शन के खिलाफ जंग में सबको आवाज से आवाज मिलाने पर दिया जोर। शफाफ और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाने का दोहराया आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकारी मौक़िफ़ मुकम्मल होने के बाद दरखास्त गुजारों के एतराजात पर समाअत हुई। कपिल सिब्बल और दूसरे वकला ने सरकारी वकला के सवालात का जवाब दिया। Which was already implicit in Article 373 proviso. All right, anything else, Mr. Jaflani, now? No, the Damnu's case applies. Please, one look at Damnu, my lord, to consolidate this argument. Damnu we have seen, we'll have a look at it. Just some paragraphs with special emphasis. Which are the paragraphs? Just give us. Yes, I'll give a lordship the paragraph. चलिए आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथी ताबिश कमाल बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से। क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपकी नजर करते हैं। सीधे आपको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ले चलते हैं। Whatever the directions of the Honorable Supreme Court are, they will be fulfilled in toto. The affidavit, as required by the Honorable Chief Justice, will be filed in the court before end of proceedings tomorrow. There is no argument on that. But I think it's important that you go beyond just what has happened in the Supreme Court today. Ask yourselves why something that was said in the Assembly in 2018 has become an issue in the Honorable Supreme Court in 2023. Those famous words, आप chronology समझ लीजिए। 18 में हुआ, स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताएं ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की, क्या कोशिश की उन्होंने उस वक्त अकबर लोन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की? क्या उनको सस्पेंड करने का कोई प्रोग्राम बना था उस वक्त असेंबली में? कुछ नहीं किया। उसके बाद 2019 में अकबर लोन साहब ने इलेक्शन लड़ा, एक बार नहीं 2 बार इस मुल्क के आईन पे उन्होंने हल्फ उठाया। जब उन्होंने अपने कागज भरे उस वक्त और जब वो हाउस में अंदर गए उस वक्त। 4.5 साल हो गए उनको पार्लियामेंट में अब मेंबर रहे हुए। मुझे बताइए ना, कहीं पे किसी ने ये इशू उठाया? आज ये इशू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो परेशान है। जिस तरह वो चाह रहे थे कि उनका केस जो है कोर्ट में जाए, वो नहीं जा रहा है। शायद वो अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ऑनरेबल जजेस के सवाल के उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिए। अब वो इस सारे चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए ये मुद्दा जो है आज अखबारों के जरिए अदालत के सामने लाया गया। हमें कोई एतराज नहीं है। अकबर लोन साहब जो हैं वो जल्द से जल्द इस एफिडेविट को तैयार करके कल इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। Umar sir, after this Supreme Court order, his son Hilal Akbar Loan has said that Kashmir is a disputed territory. I'm not answerable. I'm sorry, listen. I'm not answerable for Hilal Akbar Loan, nor is Hilal Akbar Loan a petitioner in this matter. He has no presence in the Supreme Court. Today it is simply about what the Honorable Supreme Court has said, and the affidavit, I have told you, the affidavit will be filed. Beyond that, I have nothing to say about individual views. Individuals can have any views they like. This is a country in which individuals can have any views they like. As far as I am concerned, they are neither my views nor the views of the National Conference Party. गुजर बकरवाल का भी जिक्र आज किया गया है कि गुजर बकरवाल सरकार के फेवर में है, इस तरह की एक पिटीशन। आप कैसे तय कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कौन हुकूमत के फेवर में है या नहीं है? इसको तय करने का एक ही तरीका है, आप लोगों को मौका दे दीजिए, इलेक्शन हो जाने दीजिए असेंबली के। हम देखते हैं ना बीजेपी को कितने सीट आते हैं, कितने वोट आते हैं गुजर बकरवाल से ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन का मुद्दा नहीं था। ये बार बार हमसे इलेक्शन के बारे में पूछा जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन मांगने के लिए नहीं गए। हम सुप्रीम कोर्ट से 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके लिए इंसाफ मांगने आए हैं। ये इलेक्शन, डेवलपमेंट, ये सब तो बाकी रियासतों में भी होता है। उमर साहब, गुलाम नबी आजाद को वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए मेंबर नॉमिनेट किया गया है। एनी कमेंट ऑन दैट? That is for Ghulam Nabi Azad Sahab to understand and explain in what circumstances he is the only politician to have been nominated. कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो आजाद साहब ही कह सकते हैं। मैं इसमें क्या नहीं सकता। एनसी का क्या रोल रहेगा? क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा इलेक्शन को लेकर के आप लोग कहते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल आ जाता है तो जम्मू बिल आने दीजिए, उस पर फिर बहस होगी ना। अभी तो फिलहाल कमेटी भी बनी नहीं है, कमेटी बनने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन अगर वन इलेक्शन वन नेशन का मकसद ये है कि रीजनल पार्टीज को खत्म किया जाए, इनको जो है मिटा दिया जाए, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ना आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी रीजनल पार्टी इसके सपोर्ट में होगी? अगर के मकसद यही है कि सिंप्लीफाई हो, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन बात अगर है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मकसद ये है कि इलेक्शन का इस्तेमाल करके रीजनल पार्टीज को जो है खत्म किया जाए, यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए, यहाँ पे वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वो करेंगे वन नेशन नो इलेक्शन, उसका हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं, महबूबा मुफ्ती भी हैं, कैसे अलायंस जो ये अलायंस है उसकी शेयरिंग? अभी पहली मीटिंग होने दीजिए। अभी आज ही पहली मीटिंग की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है, वो शरद पवार साहब के घर में होगी शायद अगले हफ्ते 10 दिन के बाद। हमें मीटिंग करने दीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए, उमर अब्दुल्ला बात करे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया नुमाइंदों से। ताबिश कमाल हमारे साथी बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे और तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ आज, किस तरह जो वकला ने जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने किस तरह अपने दलाइल पेश किए और नया मोड़ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाई, क्योंकि कई पिटिशनर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए हैं, जिनमें कुछ NGOs भी है। वो जो है वो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार ने जो फैसला लिया, जो उनका मौक़िफ़ है वो सही था। गुजर और बकरवाल की बात भी सामने आ रही है कि उनके जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बने हैं, वो कह रहे हैं कि गुजर और बकरवाल कम्युनिटी इस फैसले से खुश है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये नई डेवलपमेंट हो रही है अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फैसला क्या कुछ होगा, इंतज़ार करना होगा इसका। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने बात की है कि किस तरह आप पिटिशनर बन सकते हो, कैसे आप बकरवाल और जो गुजर उनका जो फैसला कर सकते हो। इस बीच में उमर अब्दुल्ला ने अकबर लोन के हवाले से भी बात की, क्योंकि अकबर लोन के हवाले से सरकार ने कहा है कि अकबर लोन को एक दरख्वास्त जो है
वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर देनी होगी। रोड्स इन कश्मीर के नाम से एक तंजीम है जिन्होंने कहा कि अकबर लोन साहब एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्ज करे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अकबर लोन ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए हैं और इस अदालत में पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ और भारत के हक में अपना मौक़िफ़ पर वो हलफनामा दर्ज करे। तो उमर अब्दुल्ला ने इस पर भी बात की मीडिया नुमाइंदों के साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि जब ये मामला हुआ तब उस वक्त असेंबली के अंदर उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था और वो मुंतखब होकर आए थे पार्लियामेंट के अंदर, उस वक्त कोई एतराज़ात नहीं थे। तो आज जो एतराज़ात हैं वो सब के सामने आया है क्यों ऐसा हो रहा है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो कि फर्जंद भी हैं मोहम्मद अकबर लोन के, हिलाल अकबर लोन ने आज बात की है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि जो पिटीशन हमारी पिटीशन है उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अकबर लोन हिंदुस्तानी है और ये हलफनामा उन्हें आज देने की जरूरत नहीं है, इससे पहले ही उन्होंने ये हलफनामा दिया है क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर चले गए हैं, वो जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर चले गए हैं जहां पे उन्होंने कई बार हलफनामा जो लिया है कि हिंदुस्तानी होने का। तो आज दोबारा से हिंदुस्तानी होने के लिए हलफनामा लेने की क्या जरूरत है। जैसे आपको पता है ये जो वाक़या हुआ है ये 2010 में हुआ है ये वाक़या। तो इसको ना आज हो सकता है मतलब इलेक्शन का मौसम आने वाला है तो दे आर जस्ट ब्रेकिंग अप दीज इश्यूज। दूसरी बात ये है कि अगर तुषार साहब ने जो भी एक्विजिशंस लोन साहब के खिलाफ लगाई हैं या कोई एक वो है संगठन है क्या नाम है उसका रूट्स इन कश्मीर, तो अगर उन्होंने कोई इल्ज़ामात लगाए हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन है कि हम हलफनामा दायर करें और एजेंट्स का। तो जो भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होंगे वी विल अवॉइड बाय दोस डायरेक्शन। देखिए आर्टिकल जो है 370 की जो हेयरिंग है वो चल रही है। अब इनको लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ वापस मिलने वाला है, 370 35A सारा कुछ मिलने वाला है। अब ये जो पंडित संगठन है शायद मेरे ख्याल से रूट्स इन कश्मीर, अब ये जनाब अब वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं इस हेयरिंग में। तो उनका यही है कि हेयरिंग कब रुके सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुजर बकरवाल कम्युनिटी को लेकर आज महेश जेठमलानी जो कि एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि वो इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कम्युनिटी से ताल्लुक रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी इस फैसले से खुश है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को मंसूख किया है। इस पर कहीं ना कहीं रद्दमल जो है वो जम्मू कश्मीर से आया है और जो गुजर लीडरान हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने बात की है। ताज मोहिद्दीन जिनका ताल्लुक पहले कांग्रेस से था आज DPAP के साथ इनका ताल्लुक है, गुलाम नबी आजाद के साथ है। उन्होंने कहा कि कोई कैसे फैसला ले सकता है कम्युनिटी को लेकर। ताज मोहिद्दीन क्या कुछ कह रहे हैं हम आपकी नजर कर रहे हैं। ताल्लुक है कम्युनिटी का, कौन इसका बन गया लीडर जिसने ये किया, ये बीजेपी ने कुछ लोगों को जमा किया होगा, उन्होंने जेठमलानी को किया होगा, बट दे डोंट रिप्रेजेंट द कम्युनिटी। वी वांट 370 टू रिमेन, हम चाहते हैं कि वो रहे, वो शिनाख्त है हमारी। आप यही बात अल्ताफ साहब से पूछ लीजिए। अब ये कोई बीच पे निकल आते हैं जिन्होंने किया हुआ है, दे डोंट रिप्रेजेंट द कम्युनिटी, लेट मी टेल यू, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। बाकी कोई ऐसे चलते चलते बीजेपी ने जेठमलानी कर दिया, किसी 4 आदमी को उठा लिया, कहा जी हम लीडर हैं, वो कैसे लीडर बनेंगे? और ऐसा कम से कम हमारी कम्युनिटी में से कोई नहीं बोलेगा। हाँ, सिर्फ बीजेपी के पिट्ठू हो या कोई नाम निहाद लोग बीच में आ गए हों, उन्होंने कहा हो, बट नो लीडर, वी आर विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम उनके साथ हैं, हम उनका अटूट अंग है जम्मू कश्मीर के लोगों का, और जम्मू कश्मीर के लोग जो चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं। जम्मू
जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाना है। इस हवाले से एंटी करप्शन वीक जो है वो जिसका आज से बाज़ार तौर पर आगाज़ हुआ है और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने मुहिम का आगाज़ आज सिविल सेक्रेटरी से किया है। कई अजला में रैलियों का इनेकाद भी किया गया है। करप्शन के खिलाफ जंग में सबको आवाज़ से आवाज़ मिलाने पर दिया गया जोर। शफाफ और करप्शन जम्मू कश्मीर बनाने का दोहराया गया आज़म। तो आपने बात किया हुआ है कि सभी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त JNK हम क्रिएट करें। दूसरा, अगर आप पूरे डेवलपमेंट का प्रोसेस देखें तो हर चीज़ ऑनलाइन कर दी गई है। बजट का एस्टिमेशन, उसका एलोकेशन, पहले जो कहते थे कि अगर रुपया चलता है तो 10 रुपया ज़मीन पर नहीं पहुंचता है, अब व्यवस्था वो कर दी कि अगर रुपया चले तो पूरा रुपया नीचे पहुंच जाए। तो बीम्स के आने से, जन भागीदारी के आने से हर एक चीज़ को ट्रांसपेरेंट और पब्लिक उसको देख सकती है बगैर यूज़र नेम पासवर्ड के। तो अगर आप देखें तो आज के दिन में बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बिना टेक्निकल सैंक्शन, बिना टेंडरिंग, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के और जियो टैग फोटोग्राफ के कोई पैसा निकल ही नहीं सकता है। तो बची खुची भी जो कंप्लेंट है इस पीरियड में सब जनता में उनको सिखलाया जाए कि वो अगर उनको कोई कंप्लेंट वाकई में है तो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन जनता को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जनता को भी विश्वास होना चाहिए कि अब पैसे देने की आवश्यकता नहीं है किसी को, और हम लोग किसी भी करप्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये हमारा एक कमिटमेंट है लोगों के। कश्मीर का भाईचारा पूरी दुनिया में जाना जाता है और कश्मीरियों ने साबित किया है जब भी कोई किसी पे मुसीबत आती है जो कि माइनॉरिटी में हो तो वो कश्मीरी लोग उनके हमरा चलते हैं, उनके शाना बशाना चलते हैं। और यही जो तस्वीरें हैं आज देखने को मिली है सबदन बडगाम के इलाके में। वहाँ पर एक मशहूर उस्ताद जो कि कश्मीरी पंडित रहे अवतार कृष्ण गंजू का इंतकाल हुआ है। 90 की दहाई में अवतार कृष्ण गंजू जो है वो जम्मू नहीं चले गए, उन्होंने कश्मीर से माइग्रेशन नहीं की बल्कि अपनी फैमिली, 2 बच्चे और अपनी अहलिया के साथ सबदन इलाके में रहे और मुसलमानों के शाना बशाना रहे। मुसलमानों के साथ गम में शरीक रहे, मुसलमानों के साथ खुशियों में शरीक रहे। अवतार कृष्ण गंजू इलाके की एक जानी मानी हस्ती मानी जाती थी। एक काबिल उस्ताद थे जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों को तालीम से आरास्ता किया है। आज उनके इंतकाल पर पूरे इलाके में गम छाया हुआ था और पूरी मुसलमान आबादी जो है वो अवतार कृष्ण गंजू के घर कल शाम को ही पहुंची थी। जो भी सबदन के इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, ओमपोरा की बात करें, नारकरा की बात करें, गलवानपोरा, सोयबुग, मुख्तलिफ इलाकों से सबदन, डूरू, चौधरी बाग, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए थे और सैकड़ों की तादाद में आज अवतार कृष्ण गंजू के घर पहुंचे और फिर उनके आखिरी रसूमात में भरपूर शिरकत की। मुकामी लोगों ने अवतार कृष्ण गंजू को किस तरह याद किया है, हम आपकी नजर करते हैं। पड़ोसी थे, बहुत मिलनसारी और बहुत रवादारी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ अपने पड़ोसियों के साथ गुजारी। उनके बारे में ख़ास बात यह है कि जब 90 की दहाई में यहाँ जो हमारी जो पंडित बरादरी थी, बाकी जितने ख़ानदान थे तो उनको चले गए यहाँ से, लेकिन ये वाहिद एक फैमिली थी, ये वाहिद अवतार जी थे जो अपनी फैमिली के समेत पूरे पिछले 32 साल से यहाँ बराजमा हैं और मिलजुल कर अपने यहाँ हमसायों के साथ, अपने बरादरी के साथ रह रहे हैं। कल जब उनकी खबर यहाँ पहुँची इनके देहांत की तो बड़ा दुख हुआ, और क्योंकि वो हॉस्पिटल में उनकी जो डेथ हो गई, उनकी डेड बॉडी वहाँ से आ गई। कल से हम यहाँ पूरी यहाँ इस इलाके के लोग, अब उनका वसी एक हल्का था दोस्त अहबाब का, इनके तालिब इल्मों का, इनके साथियों का, क्योंकि उस्ताद रहे हैं। अब देखिए यहाँ सैकड़ों लोग हैं इनके इस दुख में शामिल, और इनके अयाल के जो है इनकी जो मुसीबत है इसमें मुकम्मल इनके साथ हमदर्दी रखते हैं। और इसके अभी आखिरी रसूमात में हम यहाँ जो है लोग हैं बड़ी हमदर्दी से और बड़ी मोहब्बत से उसमें जो है शमूलियत
कर रहे हैं। बाकी ये दारुल फना है और वह यहाँ सबने जाना है। तो ये अवतार जी गुंजू साहब मेरे मामा जी थे। तो ये इनका जो है यहाँ पर 90 में जब तो सारे चले गए कश्मीर के पंडित यहाँ से, लेकिन ये यही रहे और इन्होंने हमेशा मेजॉरिटी का साथ दिया, इनके साथ जाना बचाना रहे और इन लोगों ने इनकी हमेशा सेवा की और उन्हें भी साथ साथ रहे। और अभी भी आप देखते हैं कि जैसे इनकी डेथ हुई कितने लोग यहाँ के लोग शामिल हैं इनमें और उन्हें बहुत काम, रिनोन टीचर थे यहाँ, इतने कितने स्टूडेंट इनके थे जिनके लिए उन्हें काम किया और उनकी बहुत ही रेस्पेक्ट थी सोसाइटी। आज मैं खुद भी हैरान हो रहा हूँ कि कितने लोग आए, हमें कुछ काम करने को मिला नहीं और उन्होंने सारा काम कर दिया। सारे मुस्लिम जो मेजॉरिटी हमारे थे उन्होंने इतनी हेल्प की, मैं बोलता हूँ कि इंडिया में कहीं ये ऐसा नहीं मिल सकता। मतलब जो भाईचारा, हाँ भाईचारा है, जिसको दुनिया भर में याद किया जा रहा है। हाँ, आप समझते हैं कि इस इलाके ने भी वो भाईचारा दिखाया? इस इलाके वो इसका पैरेलल ही नहीं कुछ है। मैं अक्सर शब्दन आया करता था और अपने जीजा जी के पास आता था। और जो बचपन से मैंने देखा इस गांव की भाईचारा, हमने अपने जीजा जी को मिलिटेंसी के दौरान बहुत किया कि आप आ जाओ, सारे हिंदू आ गए हैं, आप भी आ जाओ, आपकी 3 घर है जम्मू में, आप क्यों नहीं आते हो, यहाँ क्या आपको लालच है। बोला मुझे इस शब्दन के लोग लालच है, मुझे ये एरिया, जितने भी एरिया है यहाँ सारे गाँव, इन सारे गाँव से इनके ताल्लुकात थे और लोगों के इनके अच्छे ताल्लुकात थे। किसी का भी कांटा चुभता था, मेरे बहनू जी अवतार कृष्ण गुंजू वहाँ पहुँच जाते थे। बहुत दर्द था, जब वो जम्मू में भी होते थे, यहाँ से गुलाम मोहम्मद का फ़ोन, यहाँ से अली मोहम्मद का फ़ोन, यहाँ से बशीर अहमद का फ़ोन। तो बहनों जी 2 मिनट तो चुप करो, हमसे बात करो, है नहीं ये वो है ना, उसको बीमार है माँ, उसको भाई बीमार है, उसको ये हुआ है, उसकी शादी है, उसको मुबारकबाद देना है। इतना था अफेक्शन। और उन्हें कहा जीना भी यहाँ पर। अवतार जी जो बड़े मिलनसार आदमी थे, इंसान दोस्त थे, जिस तरह ये बता रहे हैं सब लोग, वाकई ये अजीब बात है कि जब भी कोई यहाँ बीमार होता था इलाके में, देखते थे तो अवतार जी पहले पहुंचा हुआ था, कोई मर जाता तो अवतार जी पहले होते थे। ज़बरदस्त इंसान, मिलनसार आदमी थे, बड़े गमगुसार थे, अच्छे आदमी थे। हमसायगिरी इसने बड़ी अच्छी निभाई। 90s में ऐसे इन हालात में भी इसने यहाँ ज़िंदगी गुजारी बड़ी खुशी खुशी से। इसका मकान पुराना था, मिलिटेंसी के बाद इसने मकान यहाँ बनाया, अच्छा सा मकान बनाया और रहने का इनका पूरा इरादा था यहाँ। अब अल्लाह ताला इसको खैर करे, हमको भी खैर करे। लेकिन ज़बरदस्त मिलनसार आदमी थे, बड़ा दुख हो रहा है। आप देख रहे हैं कल 4 बजे से। सेनाद, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।